करीब 70 साल पहले मैं हाई स्कूल में था। उस उम्र में मेरे दिमाग में मुख्य रूप से दो चीजें थीं, लड़कियां और कारें। लड़कियों के मामले में मैं बहुत सफल नहीं था, इसलिए आज मैं कारों से शुरुआत करता हूं। कल्पना कीजिए कि मैं आपसे कहूं कि आप अपनी पसंद की कोई भी कार चुन सकते हैं, कोई भी मॉडल, कोई भी कलर। कल वो कार आपके घर के बाहर रिबन के साथ खड़ी होगी, लेकिन एक कंडीशन है, वही कार आपको पूरी जिंदगी चलानी होगी। दूसरी कार कभी नहीं मिलेगी। अब आप उस कार के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? आप उसका एक्स्ट्रॉर्डिनरी ध्यान रखेंगे, उसकी सर्विसिंग समय पर करवाएंगे, छोटी सी आवाज भी सुनाई दे तो उसे इग्नोर नहीं करेंगे। इंजन, टायर्स, ब्रेक्स, हर चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यही कार पूरी लाइफ चलानी है। सौभाग्य से लाइफ में आपको केवल एक कार नहीं मिलती, लेकिन आपको केवल एक बॉडी और एक माइंड मिलता है। यही आपको जीवन भर चलाना है। जब आप यंग होते हैं तो बॉडी और माइंड मजबूत लगते हैं, लेकिन जो हैबिट्स आप आज बनाते हैं वही तय करती हैं कि 40, 50 या 70 वर्ष की उम्र में आपकी कंडीशन कैसी होगी। इसीलिए अपने बॉडी और माइंड का ध्यान अभी से रखिए। डैमेज होने के बाद रिपेयर करना हमेशा कठिन होता है। इन्वेस्टिंग और लाइफ दोनों में एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। आपको यह पहचानना चाहिए कि आप क्या समझ सकते हैं और क्या नहीं समझ सकते। हर चीज पर ओपिनियन रखना इंटेलिजेंस नहीं है। कई बार सबसे इंटेलिजेंट डिसीजन होता है ये कहना, मैं इसे नहीं समझता। आपको हजारों कंपनीज के बारे में सही होने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल कुछ बिजनेसेस के बारे में सही होना है। मैं बिल गेट्स से पहली बार 5 जुलाई 1991 को मिला था। उसने मुझसे कहा, आपको कंप्यूटर लेना चाहिए। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा, आप उस पर अपना इनकम टैक्स कर सकते हैं। मैंने कहा, मेरी ऐसी इनकम ही नहीं है, बर्कशायर डिविडेंड नहीं देता। उसने कहा, आप अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हैं। मैंने कहा, मेरे पास तो लगभग एक ही स्टॉक है। वो कहता रहा कि कंप्यूटर पूरी दुनिया बदल देगा। मैंने उससे पूछा, क्या कंप्यूटर बदल देगा कि लोग च्युइंगम चबाएंगे या नहीं? उसने कहा, शायद नहीं। मैंने कहा, नहीं ठीक है, तब मैं च्युइंगम पर ध्यान दूंगा और तुम कंप्यूटर्स पे ध्यान दो। मैं ये नहीं कह रहा था कि कंप्यूटर्स का फ्यूचर नहीं था, मैं केवल ये कह रहा था कि मुझे उस बिजनेस को समझने की आवश्यकता नहीं थी। दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, आपको हर अपॉर्चुनिटी पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। इन्वेस्टिंग बेसबॉल की तरह है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस के साथ। महान बेसबॉल प्लेयर टेड विलियम्स ने द साइंस ऑफ हिटिंग में स्ट्राइक जोन को 77 छोटे हिस्सों में बांटा था। उसने कहा था कि यदि वो केवल अपनी स्वीट जोन में आने वाली पिचेस पर स्विंग करे तो उसकी बैटिंग एवरेज बहुत हाई हो सकती है, लेकिन यदि उसे लो और आउटसाइड पिचेस पे स्विंग करना पड़े तो एवरेज गिर जाएगी। बेसबॉल में प्रॉब्लम यह है कि यदि आप 3 स्ट्राइक्स छोड़ देते हैं तो आप आउट हो जाते हैं। इन्वेस्टिंग में कोई कॉल्ड स्ट्राइक्स नहीं होते। लोग आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट, जनरल मोटर्स, अमेजन या कोई भी स्टॉक ला सकते हैं। आपको स्विंग करने की आवश्यकता नहीं है। कोई अंपायर आपको आउट नहीं देगा, क्योंकि आपने 10 अपॉर्चुनिटीज छोड़ दी। आप केवल तब स्ट्राइक लेते हैं जब आप स्वयं स्विंग करते हैं और गलत होते हैं। इसलिए मैं दिन प्रतिदिन हजारों कंपनीज देख सकता हूं। मैं बिना प्रेशर के वेट कर सकता हूं, और जब मुझे कोई ऐसा बिजनेस दिखाई देता है जिसे मैं समझता हूं, जिसका फ्यूचर रीजनेबली प्रिडिक्टेबल है और जिसकी प्राइस अट्रैक्टिव है, तभी मैं स्विंग करता हूं। इन्वेस्टिंग में पेशेंस कोई वीकनेस नहीं है, पेशेंस एक इनॉर्मस एडवांटेज है। मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि कल्पना कीजिए आपके पास एक पंच कार्ड है जिसमें केवल 20 पंचेस हैं। हर बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने पर एक पंच कम हो जाएगा। पूरी लाइफ में केवल 20 मेजर इन्वेस्टमेंट्स की अनुमति होगी। यदि वास्तव में ऐसा होता तो लोग बहुत रिच बन सकते थे, क्योंकि वे हर डिसीजन से पहले बहुत हार्ड सोचते,
सच्चाई यह है कि आपको 20 ग्रेट डिसीजंस की भी आवश्यकता नहीं है। शायद 4 या 5 एक्सीलेंट डिसीजंस यदि लंबे समय तक होल्ड किए जाए तो काफी हो सकते हैं। मैं अमेज़न को एडमायर करता हूं। जेफ बेजोस ने जो बनाया है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, लेकिन क्या मैं अर्ली स्टेज पर प्रिडिक्ट कर सकता था कि अमेज़न सफल होगा और 10 दूसरी कंपनीज फेल हो जाएंगी? नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे प्रिडिक्ट करना आवश्यक नहीं था। मैं कोका कोला को समझ सकता था। कोका कोला 1886 से मौजूद थी। दुनिया भर में हर दिन उसके लगभग 1.8 बिलियन सर्विंग्स बिकते थे। यदि कंपनी हर सर्विंग पर केवल 1 सेंट अधिक कमा सके तो वह प्रतिदिन लगभग $18 मिलियन और सालाना लगभग $6.5 बिलियन बनते हैं। प्रश्न ये है, क्या लोग कोका कोला के लिए किसी अननोन कोला से 1 सेंट अधिक देंगे? मेरा आंसर था हाँ। मुझे ऐसे डिसीजंस पसंद हैं, सिंपल नहीं लेकिन अंडरस्टैंडेबल। आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस मुझसे अलग हो सकता है। आप टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, एनर्जी या किसी और फील्ड को बेहतर समझ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मेरे सर्कल में आने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपना सर्कल पहचानना है और उसके भीतर डिसिप्लिन से रहना है। सक्सेस में आईक्यू से अधिक टेम्परेमेंट का महत्व है। यदि आपका आईक्यू 120 से ऊपर है तो बाकी पॉइंट्स किसी और को दे दीजिए। इन्वेस्टिंग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस से अधिक आवश्यक है इमोशनल कंट्रोल, इंडिपेंडेंट थिंकिंग और पेशेंस। आपको क्राउड के साथ एक्साइटेड नहीं होना है। आपको क्राउड के साथ पैनिक नहीं करना है। आपको फैक्ट्स देखने हैं और अपना डिसीजन स्वयं लेना है। मेरे जीवन को एक बुक ने बदल दिया, बेंजामिन ग्रैहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। मैं बचपन से इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड था। मैंने अपने फादर के ऑफिस की बुक्स पढ़ी, लाइब्रेरी की बुक्स पढ़ी, लेकिन मेरे पास क्लियर फ्रेमवर्क नहीं था। बेंजामिन ग्राहम ने मुझे यह समझाया कि स्टॉक कोई लॉटरी टिकट नहीं है। स्टॉक किसी रियल बिजनेस में ओनरशिप है। यह आइडिया सिंपल लगता है, लेकिन यही इन्वेस्टिंग की फाउंडेशन है। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आपको टिकर सिंबल नहीं खरीदना चाहिए, आपको बिजनेस खरीदना चाहिए। आपको पूछना चाहिए, क्या यह बिजनेस अंडरस्टैंडेबल है? क्या इसके पास ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? क्या इसके चारों ओर इकोनॉमिक मोट है? क्या मैनेजमेंट ऑनेस्ट और केपेबल है? क्या मैं इसे 5, 10 या 20 वर्ष ओन करना चाहूंगा? और क्या प्राइस सेंसिबल है? चार्ली मंगर ने मेरी थिंकिंग को इसी दिशा में और मजबूत किया। शुरुआत में मैं बहुत चीप स्टॉक्स खरीदता था। मैं इसे सिगार बट इन्वेस्टिंग कहता हूं। जैसे सड़क पर पड़ा कोई सिगार बट जिसमें एक आखिरी फ्री पफ बचा हो, आप उसे उठाते हैं, एक पफ लेते हैं और अगला सिगार बट खोजते हैं। यह स्ट्रेटेजी छोटी स्केल पर काम कर सकती है, लेकिन इससे ग्रेट वेल्थ और ग्रेट बिजनेस नहीं बनता। चार्ली ने मुझे सिखाया कि फेयर प्राइस पर ग्रेट बिजनेस खरीदना बहुत चीप प्राइस पर पूर बिजनेस खरीदने से बेहतर है। एक वंडरफुल बिजनेस समय के साथ आपकी मिस्टेक्स को भी कवर कर सकता है। एक बैड बिजनेस चाहे कितना भी चीप हो, धीरे धीरे आपका पैसा खा सकता है। लेकिन इन्वेस्टिंग केवल मनी की बात नहीं है। लाइफ में भी आप उन चीजों के प्रोडक्ट बनते हैं जिन्हें आप रिपीटेडली चूज करते हैं। रीडिंग उनमें से एक है। मैं आज भी दिन में 5 या 6 घंटे पढ़ता हूं। बिल गेट्स मुझसे बहुत फास्टर पढ़ता है, लेकिन मैं अपनी स्पीड पर पढ़ता रहता हूं। मुझे बायोग्राफीज पसंद हैं क्योंकि उनसे आप दूसरे लोगों की पूरी लाइफ से सीख सकते हैं। आप उनकी मिस्टेक्स, फियर्स, फेलियर्स और रिकवरीज देख सकते हैं। आपको हर लेसन स्वयं एक्सपीरियंस करने की आवश्यकता नहीं है।
रीडिंग आपके माइंड को कंपाउंड करती है, जैसे मनी कंपाउंड होता है। एक दिन की रीडिंग आपको जीनियस नहीं बनाएगी, लेकिन वर्षों की रीडिंग आपके थिंकिंग मॉडल को पूरी तरह बदल सकती है। क्यूरियोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका प्रिडिक्शन गलत हो तो खुद से पूछिए, मेरे मॉडल में क्या गलत था, मैंने कौन सा फैक्ट मिस किया, मुझे किससे बात करनी चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए। क्यूरियस व्यक्ति फेलियर से केवल दुखी नहीं होता, वो फेलियर से इंफॉर्मेशन लेता है। फेलियर से मत डरिए। मैं हार्वर्ड में रिजेक्ट हुआ था, उस समय ये बैड न्यूज लगी, लेकिन बाद में वही मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि मैं कोलंबिया गया और बेंजामिन ग्रैहम से सीखा। लाइफ में कई चीजें उस समय टेरिबल लगती हैं, लेकिन बाद में ब्लेसिंग बन जाती हैं। मैं पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डरता था, मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता था। मैंने पब्लिक स्पीकिंग कोर्स के लिए चेक दिया और फिर डर कर पेमेंट स्टॉप करवा दी। बाद में मैंने फिर कोर्स ज्वाइन किया, लेकिन इस बार कैश दिया। कैश देने के बाद पीछे हटना कठिन था। उस कोर्स ने मेरा जीवन बदल दिया। आपको हर फियर खत्म होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। कई बार एक्शन पहले आता है और कॉन्फिडेंस बाद में। करियर में भी यही सच है। ऐसा काम खोजिए जिसे आप तब भी करना चाहेंगे जब आपको पैसे की आवश्यकता न हो। लाइफ को स्लीप वॉक मत कीजिए। ये मत सोचिए कि अभी मैं ऐसे काम में सालों बिताऊंगा जिसे मैं पसंद नहीं करता और बाद में कभी अपनी पसंद का काम करूंगा। आप पूरी लाइफ को रिहर्सल नहीं बना सकते। हो सकता है पहली जॉब परफेक्ट ना हो, लेकिन उस डायरेक्शन में बढ़ते रहिए जहां काम आपको एनर्जी देता है, केवल सैलरी नहीं। मैं आज भी काम पर जाने के लिए एक्साइटेड होता हूं। 86 इयर्स की उम्र में भी मुझे टुमारो में इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे अपना काम पसंद था। ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी को लेकर लोग डरते हैं कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन हिस्ट्री में प्रोडक्टिविटी ने सोसाइटी को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसने पॉसिबिलिटीज बढ़ाई हैं। एक समय लगभग 80% लोग फार्मिंग करते थे, आज बहुत कम लोग फार्मिंग करते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर्स और टेक्नोलॉजी ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। क्या बाकी लोग यूजलेस हो गए? नहीं। ह्यूमन लेबर एजुकेशन, हेल्थ, साइंस, मैन्युफैक्चरिंग और हजारों दूसरे कामों में चला गया। टेक्नोलॉजी एक्सेस पैदा कर सकती है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि सोसाइटी के पास अधिक गुड्स और सर्विसेज हैं। प्रॉब्लम यह है कि प्रॉस्पेरिटी को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए और ट्रांजिशन में अफेक्टेड लोगों की सहायता कैसे की जाए। जो व्यक्ति अपनी गलती के बिना टेक्नोलॉजी के कारण जॉब खोता है, उसे पूरी तरह छोड़ देना सोसाइटी की फेलियर होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, लेकिन प्रॉस्पेरिटी में पार्टिसिपेशन भी बढ़ना चाहिए। एजुकेशन इसमें मेजर रोल निभाती है। हमें केवल स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, हमें उन्हें सीखना, क्वेश्चन करना, अडेप्ट करना और इंडिपेंडेंट सोचना सिखाना चाहिए। फ्यूचर में स्पेसिफिक स्किल्स बदल सकती हैं, लेकिन क्यूरियोसिटी, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन और लर्निंग एबिलिटी हमेशा वैल्यूएबल रहेंगी। अमेरिका के बारे में मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहा हूं। जब मैंने 1942 में अपना पहला स्टॉक खरीदा, डाउ लगभग 100 था। दशकों बाद वो हजारों में पहुंच गया। इसका अर्थ ये नहीं कि रास्ते में क्राइसिस नहीं आई। वॉर्स हुई, रिसेशंस आई, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और 2008 जैसी फाइनेंशियल क्राइसिस आई, लेकिन लॉन्ग टर्म में ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और एंटरप्राइज आगे बढ़े। ये देश इमिग्रेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स, साइंटिस्ट और रिस्क टेकर्स के कारण बना है। एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सिलार्ड जैसे इमिग्रेंट्स ने 1939 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एटॉमिक रिसर्च के बारे में वार्निंग दी। उनकी कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री बदलने वाली थी। जब सोसाइटी टैलेंट को वेलकम करती है तो वो केवल इमिग्रेंट की सहायता नहीं करती, वह स्वयं को मजबूत करती है। फिलैंथ्रोपी में भी मेरा बेसिक बिलीफ यही रहा है कि हर ह्यूमन लाइफ की इक्वल वैल्यू है।
मैं केवल लक के कारण 1930 में अमेरिका में पैदा हुआ। यदि मैं हजारों वर्ष पहले पैदा होता तो कैपिटल एलोकेशन की मेरी स्किल किसी काम की नहीं होती। मैं तेज दौड़ नहीं सकता, ट्री नहीं चढ़ सकता, शायद मैं किसी एनिमल का लंच बन जाता। मेरी सक्सेस केवल इंटेलिजेंस का रिजल्ट नहीं है, ये सही टाइम, सही प्लेस और सही सिस्टम का रिजल्ट भी है। इसलिए जब आपके पास रिसोर्सेस हो तो केवल ये मत पूछिए कि ये पैसा कहां से आया, ये पूछिए कि इससे सबसे अधिक बेनिफिट कहां हो सकता है। कई बार $1 गरीब कंट्री में अमेरिका की तुलना में अधिक लाइफ चेंजिंग इंपैक्ट कर सकता है। वैक्सीन्स, क्लीन वाटर, एजुकेशन और बेसिक हेल्थ केयर में रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट भी इनॉर्मस डिफरेंस पैदा कर सकता है। लेकिन मनी अकेला पर्याप्त नहीं है, डिलीवरी सिस्टम भी आवश्यक है। एक वैक्सीन इन्वेंट कर देना और वैक्सीन को हर बच्चे तक पहुंचाना दो अलग समस्याएं हैं। आपको हेल्थ वर्कर्स, लॉजिस्टिक्स, ट्रस्ट, एजुकेशन और गवर्नमेंट कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है। ग्रेट आइडिया तभी वैल्यूएबल है जब वह रियल पीपल तक पहुंचे। लाइफ में पार्टनर्स भी ऐसा ही रोल निभाते हैं। चार्ली मन्गर के बिना मेरा करियर कम एंजॉयबल और शायद कम सक्सेसफुल होता। हम दशकों तक साथ काम करते रहे और हमारे बीच सीरियस आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। इसका कारण यह नहीं था कि हम हर बात पर एग्री करते थे, इसका कारण यह था कि हम ट्रूथ को ईगो से अधिक वैल्यू देते थे। एक गुड पार्टनर केवल आपकी हां में हां नहीं मिलाता, वो आपकी गलत थिंकिंग को चैलेंज करता है। आपके फ्रेंड्स और स्पाउस भी आपको शेप करते हैं। आप धीरे धीरे उन लोगों जैसे बनते हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए जिन्हें आप एडमायर करते हैं। केवल ऐसे फ्रेंड्स मत चुनिए जो आपको कंफर्टेबल महसूस करवाते हैं। ऐसे लोग चुनिए जो आपके अंदर का बेस्ट बाहर लाते हैं। आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आपका स्पाउस हो सकता है। सही पार्टनर आपके कैरेक्टर, हैप्पीनेस और डायरेक्शन पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्फ्लुएंस डाल सकता है। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स में टाइम इन्वेस्ट कीजिए। करियर और वेल्थ रिलेशनशिप्स की जगह नहीं ले सकते। अंत में आप अपनी सक्सेस केवल बैंक बैलेंस से मेजर नहीं करेंगे। आप ये देखेंगे कि जिन लोगों का प्यार आप चाहते थे उनमें से कितने लोग वास्तव में आपसे प्यार करते हैं। लव खरीदा नहीं जा सकता, आप काइंडनेस देकर लव पाते हैं। रिस्पेक्ट मांगा नहीं जा सकता, आप कैरेक्टर के द्वारा रिस्पेक्ट कमाते हैं। इसलिए अपने बॉडी और माइंड का ध्यान रखिए। अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पहचानिए। हर पिच पर स्विंग मत कीजिए। सही अपॉर्चुनिटी की प्रतीक्षा कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस को बहुत सोचकर लीजिए। रीडिंग कीजिए, क्यूरियस रहिए, फेलियर से सीखिए। ऐसा काम कीजिए जिसे आप वास्तव में पसंद करते हैं। अच्छे पीपल के साथ रहिए और लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिज्म बनाए रखिए। क्योंकि लाइफ और इन्वेस्टिंग दोनों में सबसे बड़ा एडवांटेज जीनियस होना नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज है डिसिप्लिन, पेशेंस, गुड जजमेंट और सही समय पर सही डिसीजन लेने की क्षमता।